क्यों? आज एक बड़ी खबर न्यूज एक्सप्रेस आपको दिखाने जा रहा है और आपको बताने वाले हैं कि सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर आज एक एक्सक्लूसिव का बैंड निरंतर लगा रहेगा, क्योंकि आज जो हम आपको खबर दिखाने वाले हैं वो कोई चैनल नहीं दिखा रहा है। आज यहां पर हमारे साथ बॉम्बे स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सक्लूसिवली अबू सलेम के वकील, जो कि पोर्चुगल से आए हैं, मैनुअल लुई फरेरा। मैनुअल, वेलकम टू इंडिया। कैन यू हियर मी? मैनुअल लुई फरेरा वो हमारे साथ हैं, उनसे हम जुड़ेंगे। अभी हम उनका फोन कनेक्ट करें, लेकिन उससे पहले मैं अपने पीसीआर को बोलूंगा कि एक बार उनका शॉट जरूर दिखाएं। मैनुअल, आपका स्वागत है भारत में। अपने दर्शकों को बता दें कि मैनुअल जो हैं वो अंग्रेजी बोलेंगे, इसलिए उनकी जो जो बात है वो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा, तो कृपया इसको ट्रांसलेशन न समझे। लेकिन आज एक बड़ा सवाल यह है कि अबू सलेम के ऊपर जो हमला हुआ, जो कुछ भी उसके बाद हुआ, क्या पोर्चुगल उनको डिपोर्ट वापस किया जा सकता है? क्योंकि जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी, पोर्चुगल का यह कहना है, पोर्चुगल की सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उसका उल्लंघन हुआ। लेकिन अभी तक अबू सलेम के साथ जो जो हुआ है, हम अबू सलेम को विक्टिम नहीं मानते। हम जानते हैं वो एक जघन्य अपराधी है, लेकिन आज तस्वीर के एक और पहलू को न्यूज एक्सप्रेस दिखाने वाला है और हमारे साथ इसमें जुटेंगे उनके वकील सीधे पोर्चुगल से, जो हमारे साथ सीधे हमारे स्टूडियो में आए। मेरे सहयोगी शाहिद अंसारी का एक बहुत ही ये लाजवाब काम है, उनको मैं यहां पर बधाई का पात्र समझता हूं। लेकिन सबसे पहले ये पूरी खबर ध्यान से देखें आप। किसके निशाने पर था अबू सलेम? क्यों हुआ जेल में अबू सलेम पर हमला? हमले के पीछे किसकी थी साजिश? क्या खुद कराया अबू सलेम ने हमला? या फिर अंडरवर्ल्ड ने रची हमले की साजिश? क्या हमले से हुआ है पुर्तगाल से समझौतों का उल्लंघन? हमले के बाद क्या वापस जाएगा अबू सलेम? बोलेंगे अबू सलेम के वकील। केवल न्यूज एक्सप्रेस पर सलेम का सच। इस शो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले क्विक रिएक्शन लूंगा मैनुअल लुई फरेरा, जो कि अबू सलेम के पोर्चुगल से वकील आए हैं, इस वक्त हमारे साथ बॉम्बे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैनुअल, वेलकम टू इंडिया। वेलकम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला सवाल मेरा मैनुअल से ये है कि आखिर क्या वजह है वो हिंदुस्तान आए हैं। मैनुअल, आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट व्हाटएवर यू आर सेइंग इन इंग्लिश फॉर आवर Indian Hindi audience, and subsequently I'll be asking you the question also in Hindi, but you pick up the lines in English. What brings you to India, Manuel? What is the reason you are here? But speak slowly, okay? My reason obviously is to make tourism at the first moment, but obviously is to see my client, because I'm very concerned about the security of life of my client, because for these 3 years my client has been victim for 2 attempts against his life, so I'm very worried about that. मैनुअल मेरे साथ हैं इस वक्त, और मैनुअल ये बोल रहे हैं कि वो हिंदुस्तान इसलिए आए हैं क्योंकि अबू सलेम की जिंदगी को जो खतरा है उसको लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। आखिर अबू सलेम की जिंदगी को क्या खतरा है, क्या वजह है जो मैनुअल को पोर्चुगल से यहां पर आना पड़ा? आखिर क्या हुआ था नवी मुंबई की उस जेल में? ध्यान से देखेंगे रिपोर्ट। हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो रिपोर्ट जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से एक अबू सलेम के ऊपर हमला होता है और बड़ा सुनियोजित तरीके से हमला किया जाता है। अबू सलेम विक्टिम नहीं है, लेकिन इस देश का कानून यह कहता है कि हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए, और अबू सलेम ने जो नाइंसाफी की है वो सब जानते हैं। लेकिन जो हुआ उसके साथ आर्थर रोड जेल में, वो क्या था, जरा ध्यान से देखें। जेल में निशाने पर भले ही सिर्फ अबू सलेम था, लेकिन इसके पीछे कई सवाल हैं। आखिर क्या है इस हमले के पीछे की हकीकत? क्यों है अबू सलेम की जान खतरे में?
क्या हमले के पीछे है डी कंपनी? या खुद सलीम ने रची थी अपने ही ऊपर हमले की साजिश? जानकारों की माने तो इस हमले से सलीम को एक बड़ा फायदा हो सकता है। सूत्रों की माने तो सलीम तालोजा जेल से बाहर निकलना चाहता था और उसने बकायदा जेल प्रशासन से उसे उत्तर प्रदेश की किसी जेल में शिफ्ट करने के लिए एक अर्जी भी दी हुई थी। इस अर्जी में उसने जेल अधिकारियों को तालोजा जेल में जान के खतरे की बात भी कही थी। सूत्रों के मुताबिक सलीम इस तरह से एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। पहला तो इस हमले के बाद उसे महाराष्ट्र से बाहर निकालकर उत्तर प्रदेश भेज दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो पुर्तगाल की सरकार से उसे वापस पुर्तगाल भेजने की गुजारिश कर सकता है। दरअसल जब सलीम को पुर्तगाल में गिरफ्तार कर भारत भेजा गया था तो पुर्तगाल के सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सामने ये शर्त रखी थी कि वो सलीम को मौत की सजा नहीं दे सकता। अगर उसे लगा कि भारत की जेल में अबू सलीम की जान को खतरा है तो वो भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म कर सलीम को वापस पुर्तगाल भेजने की मांग कर सकता है। 2005 में पुर्तगाल ने इस शर्त पर अबू सलीम को भारत को सौंपा था। इसी शर्त के बाद सलीम को मुंबई लाया गया और मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन 2010 में ऑर्थर रोड जेल के भीतर अबू सलीम पर 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के गुनाहगार मुस्तफा दोसा ने हमला कर दिया। इसमें सलीम बुरी तरह से जख्मी हो गया था। इसी के बाद सलीम को 2010 में ही ऑर्थर रोड जेल से नवी मुंबई के तालोजा जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। यहाँ सलीम को शुरुआत में सबसे सुरक्षित अंडर सेल में रखा गया था, लेकिन फिर बाद में उसे जनरल बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। मैनुअल इस वक्त हमारे साथ है जो कि पोर्चुगल से आए हैं, अबू सलीम के वकील हैं। मैनुअल, we've just showed our viewers what exactly happened in that jail in Navi Mumbai. My question is, do you apprehend some more threats to Abu Saleem? I'm very afraid about his life because imagine this guy has been arrested here in India for 10 years. He's in a security jail of security height, and he has been victim of 2 attempts. What do you expect? I think if the guy stays here, we'll die. That's my really conviction. So I will not abandon my client, and I try to strike against the states, Portugal and India, obvious. मैनुअल इस वक्त ये बता रहे हैं, मेरा सवाल था मैनुअल से कि क्या आपको लगता है कि अबू सलीम के ऊपर और हमले हो सकते हैं? तो मैनुअल ने कहा कि मुझे बहुत चिंता है अबू सलीम की हालत को लेकर, मैं बहुत चिंतित हूं इस चीज को लेकर कि अभी 2 हमले हो चुके हैं, एक और हमला ना हो जाए। मैनुअल, what will be your attempt? Have you been able to talk to Abu Saleem about it when you were there in Portugal? Obvious no, because on 28th at night, 2 hours then the things happen in the jail. I saw the notice. I sent an email to the embassy of Portugal here in India, begging explanations. No one responds me. So I try to speak with another Indian lawyer to give me some information. But tomorrow I try to speak directly with my client because I'm very worried about his life. Obvious. Do you want to say that no authorities were able to explain you the reasons, or they were trying to shirk away from the responsibility of talking to you? I try to understand. When I came to India, I try to understand this culture, these people, and to understand how the courts work. But for you to understand, I cannot accept that a guy that have returned to India with very strict reasons. And now he's passing 10 years arrest without any judgment, and he has been any judge, but he has been accused for another case that are outside the extradition case. For me, at this moment, I'm starting thinking if it's really necessary having an extradition with India. Because what you're emphasizing is quite grave. Are you trying to say this is not the first time? Are you trying to say that whatever India has done is against the extradition treaty? Is that what you want to emphasize on?
what I think, for you to understand, this is my second very important case about extradition. The first was Jorge Santos in Portugal about the process against United States. This is my second one. And for me, the extradition only exists if the both states respect themselves. If they agree but they don't respect themselves, there is no reason to have an extradition. So, and when I stay here in India, and I speak a lot of lawyers, I went to the courts, I read their magazines, I went to libraries, what I saw is there are already a case with the Italian Marines, the German guys, and more cases that the India don't respect. That's what I read. I'm going to correct you on this, Manuel. I'm going to correct you on this. If one state don't respect another one, I'm going to correct you on this. अभी मैनुअल हमारे साथ हैं, वो बोल रहे हैं कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का भारत ने उल्लंघन किया है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं कि भारत ने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का उल्लंघन किया है। पोर्चुगल से जो लॉयर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पोर्चुगल से यहां पर आए हैं, और उनका कहना है कि इटली के मरीन्स वाले केस में भी ऐसा ही हुआ था। मैनुअल, आई नीड टू करेक्ट योर फैक्ट्स हियर। व्हाट हैपेंड विद इटालियन मरीन्स इज नॉट वी, बट दे वेंट अगेंस्ट द लॉ। Precisely that was the case. And then subsequently we gave a surety. Yes. We, in fact, as a matter of fact, something unprecedented was being done, and we gave them a security that, okay, fine, you're going to return back, which they refused. So it's not yes, we who violated the rules, but they are the ones who did it. Sorry, no. What explanation that you give me that my client has been arrested for 10 years without any charge, and No, the no, guy I'm right and now the talking about Portuguese court Italian is Marines, which already you've cited. extradition case. Extradition. Sorry. I'm trying to emphasize on the case of can Italian you Marines, repeat? which has been misquoted here. But India only respects when starts respecting is the second or the third moment, not in the beginning. For instance, I believe that the Portuguese government begs. I think that the Indian government can send the guy, but India for themselves don't do anything. It's what I read here in the magazines. Okay, that's what my interpretation from the things. If I'm wrong, I beg sorry for all the people.